हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन इन यूकारियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलॉन्गेशन। इनिशिएशन को हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे इलॉन्गेशन का प्रोसेस, और लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है टर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनिशिएशन है, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देखा कि ये क्या करता है। यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक होता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स और एक होता है ओपन कॉम्प्लेक्स। तो जो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स होता है वो ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। और वो एंजाइम कौन सा होता है? TF2H। ये वाला जो पार्ट है ये हमें इलॉन्गेशन प्रोसेस में चाहिए है, इसीलिए मैं दोबारा करवा रही हूँ, ठीक है। दोबारा नहीं करवा रही, हल्का सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको ये वाला चीज़ याद रखनी है। तो हमने देखा था कि इनिशिएशन प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H के पास 2 एक्टिविटीज़ होती थी, यानी ये 2 काम करता था। एक तो हेलिकेस यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता था, और दूसरा था वो था काइनेस। काइनेस का मतलब ये क्या करता है? किसी भी एंजाइम को या फिर किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करना? फॉस्फोराइलेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेस। और ये TF2H किसको फॉस्फोराइलेट करता है? तो ये फॉस्फोराइलेट करता है हमारे पास जो RNA पॉलीमरेज होता है उसके ऊपर हमें पता है कि क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स की चेन लगी रहती है। 7 अमीनो एसिड्स की चेन लगी होती है, और वो कौन से होते हैं? ये वाले। तो ये जो है ये फॉस्फोराइलेट करता है किसको? तो ये फॉस्फोराइलेट करता है यहाँ पे 5th नंबर पे जो सेरिन रहता है उसको फॉस्फोराइलेट करता है। अब यहाँ पे जब ये फॉस्फोराइलेट करता है इसको, तो सारे के सारे जो बाकी प्रोटीन्स होते थे जो हम ऐड कर रहे थे किस टाइम पे? क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स के टाइम पे, TF2A, B, E, F, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। कब? जब ये क्या होता है? फॉस्फोराइलेट। और ये फॉस्फोराइलेट होता है तो यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, यानी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये सारे के सारे प्रोटीन्स डिसोशिएट हो जाते हैं, करेक्ट। बट ये फॉस्फोराइलेटेड रहता है अब भी, जो कि यूज होगा हमारे एलॉन्गेशन फैक्टर में। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनिशिएशन के टाइम पे सेरिन फिफ्थ किसका? ये होती है CTD, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन। तो ये क्या होता है? यहाँ पे इसका सेरिन 5th फॉस्फोराइलेटेड होता है। सेरिन 5th क्या होता है? फॉस्फोराइलेटेड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? इसकी वजह हमें अभी एलॉन्गेशन प्रोसेस में वजह नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ ये चाहिए कि ये 5th कार्बन क्या होता है? फॉस्फोराइलेटेड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एलॉन्गेशन फैक्टर। देखो इसके एलॉन्गेशन में सारे के सारे जो भी हमारे पास जैसे PTEF भी होते हैं, DSIF होते हैं, फिर जो भी TF2S होते हैं, यानी जो भी प्रोटीन्स यूज़ होते हैं वो हम पढ़ेंगे। बट मैं यहाँ पे आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होती कि कौन सा प्रोसेस कब चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रोसेस ओपन होता है ये कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स डिसोशिएट हो जाते हैं, सारे के सारे प्रोटीन्स डिसोशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारे पास DNA हमारा, ठीक है। तो ये DNA होता है, इसके ऊपर क्या अटैच होता है? तो इसके ऊपर अटैच होता है हमारा RNA पॉलीमरेज। इनिशिएशन से सिर्फ एक ही एक प्रोटीन कैरी होता है एलॉन्गेशन में, और वो कौन सा होता है? तो वो होता है RNA पॉलीमरेज 2। ये होता है एंट्री चैनल। एंट्री चैनल किसके लिए? न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। और ये होता है एग्जिट चैनल। एग्जिट चैनल किसके लिए? RNA के लिए। और ये होता है RNA पॉलीमरेज की टेल,
ठीक है, तो ये टेल है, ये क्या है, ये होता है एंट्री, एंट्री किसकी, एनटीपीस की, और ये होता है एग्जिट, एग्जिट किसका, आरएनए का। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, यहां पे जैसे ही देखो यहां पे क्या होगा, ये हमारे पास है हमारा आरएनए बनना शुरू होगा। अब इसको प्राइमर की जरूरत नहीं होती है, ये हमने प्रोकार्योट्स में ही देख लिया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं उसको प्राइमर की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद क्या करेगा, जैसे ये ब्रेक होगा एनटीपीस को क्या करेगा, यहाँ से एंटर करवाएगा और इस पे ऐड कर देगा, किसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से, ये ऐड कर देगा, इसके साथ ऐड कर देगा, इसके साथ ऐसे ऐड करता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये बनता जाएगा ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये क्या करेगा, ये आगे एक और ऐड कर देगा, आगे और एक ऐड कर देगा, और ये क्या होता जाएगा, ये जैसे जैसे आगे होता जाएगा ये वाला क्लोज होता जाएगा और आरएनए बाहर निकलता जाएगा। अब जैसे ही ये आरएनए बाहर निकलता है तो इसको डर होता है कि कोई एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे, इसको आके ब्रेक कर देंगे, इसको डिग्रेड कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग। तो यहाँ पे क्या लगती है, एक कैप लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आरएनए एलोंगेशन फैक्टर में गया तो इसने क्या देखा कि सबसे पहला एक प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस को क्या बुला रहे थे हम, कैपिंग। कैपिंग ये होती है, ये कहाँ पे होती है, तो ये होती है 5 प्राइम पे, तो इसको बोल देते हैं 5 प्राइम कैपिंग भी। ठीक है, ये बनता है, आरएनए बनता है, वो कहाँ से बनता है, 5 प्राइम से। आरएनए बने चाहे डीएनए बने, हरदम कहाँ से बनता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम के तरफ बनता है। तो कैपिंग भी जो बाहर निकलेगा उस पर ही होगी, यानी 5 प्राइम पे कैपिंग होगी। अब जैसे ये कैपिंग हो गई, आगे ये क्या बनेगा, ये आगे बनता जाएगा आरएनए। बट यहाँ पे एक दिक्कत आती है, वो ये होती है कि ये जो आरएनए होता है उसमें कुछ तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए के, वो प्रोटीन्स को कोड करते हैं। प्रोटीन्स को क्यों कोड करना है, क्योंकि हम बोलते हैं कि डीएनए होता है, लास्ट क्लास में देखा था, डीएनए होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, आरएनए, और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए की जरूरत क्यों बनती है, यानी आरएनए क्यों बनता है, तो आरएनए बनता है क्योंकि हमारी बॉडी में ये क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, इसीलिए हमें आरएनए की जरूरत होती है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ये आरएनए बनेगा, ये एक जैसा आरएनए, यानी सारे के सारे कोड नहीं कर रहे होते, किसको, प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे दो टाइप के, इसके अंदर 2 टाइप की चीजें मिलती हैं, एक होता है इंट्रॉन और एक होता है एक्सोन। ऐसे समझो, ये हमारे पास क्या है, एक आरएनए है। ठीक है, ये हमारे पास एक आरएनए है, तो इसमें इंट्रॉन्स होते हैं, वो नॉन कोडिंग होते हैं। नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग यानी किसको कोड नहीं कर रहे होते हैं, तो प्रोटीन्स को कोड नहीं कर रहे होते। अगर प्रोटीन्स को कोड नहीं कर रहे होते तो हमें तो वो चाहिए ही नहीं है, यानी आरएनए बनाया जा रहा है क्यों, प्रोटीन्स के बनाने के लिए। तो अगर ये प्रोटीन को कोड ही नहीं कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी इसको हटाएंगे हम। तो और दूसरा एक्सोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कोडिंग, किसको कोड करेंगे, प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे। तो यहाँ पे इसको मान लो कि ये वाला जो पार्ट है ये है इंट्रॉन, इंट्रॉन, और ग्रीन वाला क्या है, एक्सोन। तब होगा क्या कि यहाँ पे एक जो भी यहाँ पे क्या करेगा, ये जो रेड कलर वाला है ये क्या बनाएगा, रेड कलर यानी जो नॉन कोडिंग है, इसको बाहर जाना है, बाहर जाना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे बना लेगा। और इसके साथ कौन आ गया, ये वाला कोडिंग वाला, ये वाला कोडिंग वाला। कोडिंग वाला कौन है, एक्सोन, एक्सोन। ठीक है, और ये यहाँ से काट देगा, और काटने के बाद ये एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे, यानी हमें क्या मिल गया, सिर्फ एक्सोन। एक्सोन कैसा था, कोडिंग वाला, और कोडिंग करने के लिए किसको कोड करना, प्रोटीन का। ठीक है, इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग मेथड।
ठीक है, तो अब होगा क्या कि यहाँ पे जो ये आरएनए बनेगा इसमें कुछ तो कैसे मिलेंगे, इंट्रॉन्स मिलेंगे यानी कोड करने वाले मिलेंगे, और कुछ कैसे मिलेंगे, एक्सॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ये वाला बाहर निकलता जाएगा, ये वाले कौन से इंट्रॉन्स हमें हटाने होते हैं, और हटेंगे किस मेथड से, तो हटने वाले उस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो सबसे पहला कैपिंग, कैपिंग के बाद अगला स्टेप होता है वो कौन सा होता है, वो होता है स्प्लाइसिंग। अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि जैसे ही मान लो कि हमें इतना ही आरएनए चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर आरएनए चाहिए होता है, तो वो जब बाहर निकलेगा, ठीक है, जब वो बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक भी होना है, और जब ये ब्रेक होगा तो ये बाहर निकलेगा, यानी ये यहाँ पे सपोज मान लो ये बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक टेल ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगी, टेल ऐड हो जाएगी, यानी उससे पहले यहाँ पे होगा क्लीवेज, यहाँ से ब्रेक, और उसके बाद क्या होगी, टेल। तो अगला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, टेलिंग। ठीक है, टेलिंग का जो प्रोसेस होगा, अब इसमें ये देखो, ये इसी के साथ ये क्या होता रहता है, टर्मिनेशन हो जाएगा। कब, जब टेल ऐड होगी, तो टेल ऐड किस प्रोसेस में होगी, टर्मिनेशन में, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला प्रोसेस साथ साथ में होते रहते हैं, जैसे ये हुआ है साथ में ये भी हो गया, यानी साथ में टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये आई कि आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये जब कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है और टेलिंग होती है, तो ये क्या करेगा, सपोज यहाँ पे ये मैं आरएनए हूँ, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आरएनए बनाऊंगी, सॉरी मैं पॉलीमरेज हूँ, मैं आरएनए बनाऊंगी, वहाँ पे पीछे से क्या हो जाएगी, एक कैप ऐड हो जाएगी, आगे चलते जाऊंगी, अब पीछे ये भी तो चेक करूंगी कि न्यूक्लियोटाइड सही ऐड हुए हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक काम और करता जाता है, और वो होता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, अब ये जो प्रूफ रीडिंग होती है ये कब होती है, तो ये इन तीनों प्रोसेस के साथ साथ ही होती रहती है। यहाँ पे सबसे पहले कैपिंग, स्प्लाइसिंग और उसके बाद टेलिंग, बट प्रूफ रीडिंग होती है सबके साथ साथ होते रहती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा, चेक किया, हाँ सही न्यूक्लियोटाइड है, हाँ सही न्यूक्लियोटाइड है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। बट अब मेरे को आगे बढ़ने के लिए जब मैं पीछे देखती हूँ तो मैं हल्का सा क्या करती हूँ, पॉज, रुकती हूँ। तो आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए है, मेरे को कोई ना कोई ऐसा जो मेरे को प्रमोट कर सके कि आगे चलो, धक्का मार सके। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स, जो अभी देखेंगे जस्ट। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। तो प्रूफ रीडिंग होती है इस प्रोसेस के साथ साथ होते रहती है। ठीक, अब देखो, मैं ये बोल रही हूं कि जब मैं प्रूफ रीडिंग करती हूं तो मैं पीछे एक बार देखती हूँ, चेक करती हूँ, और उस टाइम पे मैं हल्का सा पॉज होती हूँ। तो पॉज होने के लिए मेरे को क्या चाहिए होते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स। तो सबसे पहले नेगेटिव फैक्टर्स, क्योंकि प्रूफ रीडिंग के लिए में सबसे पहले क्या होती है, पॉजिंग। तो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, DSIF। तो ये जो DSIF होता है वो क्या होता है, DRB, सेंसिटिविटी इंड्यूसिंग फैक्टर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि सपोज मान लीजिए ये हमारे पास है DSIF के एक सब यूनिट होती है, और वो सब यूनिट होती है spt5। spt5 होती है, वो किसकी सब यूनिट होती है, DSIF की सब यूनिट होती है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि यहाँ पे नेगेटिव, ये पहला, सबसे पहला नेगेटिव फैक्टर कौन सा है, DSIF। दूसरा जो नेगेटिव फैक्टर है वो है नेल्फ। नेल्फ क्या होता है, तो नेल्फ होता है नेगेटिव एलोंगेशन फैक्टर। ये क्या करता है, तो ये करता है
कि उसको रोक लेता है। रोक किसको लेता है? डीएनए पॉलीमरेज को रोक के रखता है। ठीक है, तो ये दो है हमारे पास क्या, नेगेटिव फैक्टर्स। उसके बाद हमारे पास होते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स। तो जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो सबसे पहले PTEFB। तो क्या होता है ये नेगेटिव था और ये क्या है, पॉजिटिव। देखो इसके नाम में ही पता चल रहा है, पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन फैक्टर बी, फैक्टर बी। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके काम यहाँ पे ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो PTEFB है ये क्या करता है, ये ऐड करता है, ऐड का मतलब रिक्रूट करता है एक प्रोटीन को, और वो प्रोटीन कौन सा होता है, TAFSF1। देखो ये इसको रिक्रूट करता है यानी ऐड करता है, बट इसका काम एक और भी होता है, और वो दूसरा काम होता है इसका, ये फॉस्फोराइलेट करता है। ठीक है, यानी इसके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, काइनेस की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये काइनेस की प्रॉपर्टी, तो काइनेस का मतलब हमने यहाँ पे भी देखा, हर जगह पे काइनेस का मतलब फॉस्फोराइलेशन। तो ये फॉस्फोराइलेट किसको करता है, तो फॉस्फोराइलेट ये करता है DSIF को, ये वाले को, प्लस ये फॉस्फोराइलेट फिर किसको करता है, नेल्फ को, और ये एक और चीज को फॉस्फोराइलेट करता है, किसको, यहाँ पे जो सेकंड सेरिन है ना, देखो ऑलरेडी ये किसको फॉस्फोराइलेट करता है, फिफ्थ सेरिन को, और थर्ड सेरिन, सॉरी सेकंड सेरिन को कौन फॉस्फोराइलेट करता है, ये वाला, कौन, PTEFB। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये फॉस्फोराइलेट किसको करता है, सेरिन 2 को। करेक्ट, ये काम होते हैं PTEFB को। इसके अलावा हमारे पास एक पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, और वो क्या होता है, TF2S। तो ये हमारे पास होते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स, और ये हमारे पास हैं नेगेटिव फैक्टर्स। करेक्ट, अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रूफ रीडिंग कर रही है, वो हल्का सा पॉज करता है। पॉज कौन करेगा, नेगेटिव फैक्टर्स, बट मेरे को आगे चलने के लिए प्रमोट भी, एलोंगेशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने की जो प्रोसेस होती है वो कौन करते हैं, पॉजिटिव एलोंगेशन फैक्टर्स, और वो कौन करते हैं, ये वाले पार्ट। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे ये आपको ये आई गेस समझ आ गया होगा। देखो कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, वो कहाँ पे हो जाती है, एलोंगेशन में। टेलिंग जो पार्ट होता है वो किसका पार्ट आ जाता है, टर्मिनेशन का पार्ट आ जाता है। तो एक पहली चीज आपको ये याद रखनी है, फिफ्थ सेरिन होता है वो क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड ऑलरेडी। ठीक है, तो जब वो फॉस्फोराइलेट होता है फिफ्थ सेरिन, तो हमने देखा था कि वो क्या करता है, सारे के सारे प्रोटीन्स को डिसोशिएट कर देता है। और यहाँ पे हम 3 प्रोसेस एलोंगेशन में कौन कौन से, 3 प्रोसेस देखते, सॉरी 2 प्रोसेस देखते हैं एलोंगेशन में। सबसे पहला कैपिंग और दूसरा स्प्लाइसिंग। टेलिंग किसका पार्ट होता है, तो टेलिंग पार्ट होता है टर्मिनेशन का। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये है हमारा डीएनए, जो कि यहाँ पे ओपन कॉम्प्लेक्स बन रखा है, और इसके साथ कौन अटैच है, तो इसके साथ अटैच है पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। ये इसका एंट्री चैनल, ये इसका एग्जिट चैनल, और ये वाला टेल। ठीक है, इसका जो 5th नंबर का सेरिन होता है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, तो मैं यहाँ पे 5th सेरिन, ठीक है, मैं पूरा YSPTS और PS, ये क्या होता है, ये फॉस्फोराइलेटेड होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये इनिशिएशन शुरू होता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, तो ये क्या बनाने लग जाता है, तो ये बनाने लग जाता है आरएनए। अब आरएनए बनाता है तो ये थोड़ा यहाँ तक ही पहुँचता है लगभग, यानी उसके नियर बाई ही होता है। नियर बाई कितना, नियर बाई 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स में एक सीक्वेंस आ जाता है, और वो सीक्वेंस होता है, वो स्पेसिफिक होता है, और वो सीक्वेंस कौन सा होता है, तो वो सीक्वेंस होता है CTG
CCTC, ये वाला सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को देखते ही क्या होता है, एक प्रोटीन आता है और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ, तो उस प्रोटीन का नाम होता है CTC। देखो ये ट्रिपल सी को एक ही सी माना है, CTC, ठीक है, फैक्टर, ठीक है। ये कितनी दूर होता है, ये यहाँ पे एलोंगेशन जब शुरू होता है तो बहुत पास में, लगभग 15 से 20-25 न्यूक्लियोटाइड्स के पास कौन सी सीक्वेंस आ जाती है, ये वाली। और यहाँ पे आके क्या करता है, ये प्रोटीन बाइंड करता है। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रोटीन बाइंड करता है, ये वाला प्रोटीन, ये प्रोटीन बाइंड कर गया, ये कौन सा है, CTCF बाइंड कर गया सबसे पहला। जब ये बाइंड कर जाता है तो ये बाइंड किसको देख के करता है, इस सीक्वेंस को देख के बाइंड करता है। तो ये क्या करता है, ये जैसे ही बाइंड हुआ, ये रिक्रूट करता है कुछ प्रोटीन्स को, कुछ नहीं 3 प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है। तो 3 प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला प्रोटीन होता है वो होता है DSIF, दूसरा जो प्रोटीन होता है वो होता है NELF, और तीसरा जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, तो तीसरा प्रोटीन होता है PTEFB, ठीक है। ये 3 प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है कौन, ये वाला, कौन, CTC फैक्टर। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही ये रिक्रूट करेगा इस प्रोटीन को, साथ में सबसे पहला जो कि क्या है, एक नेगेटिव फैक्टर को रिक्रूट करेगा सबसे पहले, और ये रिक्रूट होगा कहाँ पे, जैसे ये बाइंड करेगा इसमें कन्फर्मेशनल यानी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे, और इसकी टेल पे, टेल के कौन से पार्ट पे, 5th सेरिन पे, 5th सेरिन पे कौन अटैच हो जाएगा, ये वाला DSIF, यहाँ पे आके अटैच हो गया DSIF, ठीक है। अब जैसे ही ये इससे अटैच होता है, एक और प्रोटीन आता है, कौन, वो कौन होता है, NELF। तो यहाँ पे दूसरा प्रोटीन हो गया, वो कौन सा है, वो हो जाता है NELF, ये आ गया NELF, 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 ठीक है। NELF आके क्या करता है, NELF तो सीधा सीधा जैसे ही आके अटैच होगा तो वो क्या करता है, वो इस प्रोसेस को रोक देता है, यानी RNA व पॉलीमरेज को रोक देता है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव फैक्टर। NELF कब आएगा, जब ये रिक्रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टॉप एलोंगेशन प्रोसेस टेम्परेरीली, प्रोसेस यानी ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, पॉज करना वाला पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये इसको स्टॉप करेगा, यहाँ पे यही देखो इसी की वजह से आ रहा है, और ये प्रोसेस होती है बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जब तक ये पॉज करेगा, जब तक वो क्या करेगा, ये सब अपने काम कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसके बाद ये एक और प्रोटीन को रिक्रूट करेगा, और वो कौन सा होता है, PTEFB, और ये कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसने रिक्रूट कर दिया है एक और प्रोटीन को, और उस प्रोटीन को हम क्या नाम दे रहे हैं, तो उस प्रोटीन को हम नाम दे रहे हैं PTEFB, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आया, आके अटैच हो गया, दैट्स इट, इनएक्टिव रहता है। अब ये जैसे ही PTEFB आएगा, ये क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है, यहाँ पे भी देखा था, किस किस को, सबसे पहले इसको। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है, तो यहाँ पे इसके फंक्शंस, हाँ, तो ये क्या हो जाता है, ये फॉस्फोराइलेट, आप इसको लिख लेना, फॉस्फोराइलेट, मैं सिर्फ P लिख रही हूँ, फॉस्फोराइलेट किसको, फॉस्फोराइलेटेड बाय किससे, PTEFB से। जैसे ये फॉस्फोराइलेट होगा, अगला ये जैसे ही फॉस्फोराइलेट होते ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव। और एक्टिव होते ही इसका काम क्या होता है, तो ये क्या काम करेगा, ऐड 5 प्राइम कैपिंग मशीनरी, जो कैप लगाएगा ना उस मशीनरी को ये क्या कर देता है, ऐड कर लेता है। या फिर आप सीधा बोल दो, ये क्या करता है, ये ऐड करता है 5 प्राइम
कैपिंग। तो कैपिंग का काम कौन करेगा? तो कैपिंग का काम करेगा DSIF। और इसमें भी अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो स्पेसिफिक क्या होता है? तो स्पेसिफिक होता है spt5 जो कि सब यूनिट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको फॉस्फोराइलेट करेगा। यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करके ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। एक्टिव होके ये क्या करेगा? ये एक मशीनरी को अपने साथ अटैच करेगा और वो कौन सी होती है? तो वो होती है कैपिंग। सिर्फ सी लिख रही हूं यहाँ पे, ये क्या होती है? कैपिंग। ठीक है, तो इसका काम पूरा। अब जैसे ही यहां पे ये किसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है? नेल्फ को फॉस्फोराइलेट कर रहा है। तो नेल्फ क्या हो जाएगा? जैसे ही नेल्फ आफ्टर गेटिंग फॉस्फोराइलेट, आफ्टर गेटिंग फॉस्फोराइलेट, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है डिसोसिएट। यानी इसको एक बार थोड़ी देर रोकने का काम था ताकि क्या हो जाए? कैपिंग हो जाए और इसका काम खत्म। ठीक है, अब यहां पे हाँ, तो यहां पे ये क्या होता है? ये एक को और फॉस्फोराइलेट करता है। फॉस्फोराइलेट, वैसे ये नेल्फ होता है, ये फॉस्फोराइलेटेड किससे होता है? फॉस्फोराइलेटेड बाई किससे? PTEFB। रिक्रूट करता है इसको और ये क्या करता है? इसको फॉस्फोराइलेट करता है और इसको भी फॉस्फोराइलेट करता है। नेक्स्ट, ये एक और को फॉस्फोराइलेट करता है, ऑल्सो फॉस्फोराइलेट किसको? तीसरे पार्ट को, सेरिन 2 को। तो ये किसको फॉस्फोराइलेट करता है? सेरिन 2 को फॉस्फोराइलेट करता है। यानी कौन सा? ये वाले को इसने क्या कर दिया? सेरिन 2 को फॉस्फोराइलेट कर दिया। अब जैसे ही ये 2 इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, ये सेरिन 2 क्या करेगा? फॉस्फोराइलेट सेरिन 2 एंड दिस रिक्रूट्स का मतलब ऐड करना। रिक्रूट्स किसको? स्प्लाइसिंग मशीनरी। ये स्प्लाइसिंग मशीनरी को क्या करेगा? कौन रिक्रूट करेगा? सेरिन 2। तो यहां पे इसने रिक्रूट कर दिया किसको? ये ऐसे बना रही हूं, स्प्लाइसिंग मशीनरी। तो ये क्या है? ये है स्प्लाइसिंग मशीनरी को रिक्रूट करता है। तो जैसे जैसे अब ये क्या होगा? जैसे जैसे यहां पे ये नेल्फ हटेगा और ये फॉस्फोराइलेट होगा, ये क्या ऐड कर देगा? कैपिंग ऐड कर देगा। और कैपिंग ऐड करके ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये ऐड कैपिंग मशीनरी एंड डिसोसिएट। ठीक है, तो क्या डिसोसिएट हो गया? DSIF डिसोसिएट हो गया। दूसरा, यहां पे ये भी क्या हो रहा है? आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ये क्या हो जाता है? ये भी डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? और अब ये क्या करेगा? ये इसको प्रमोट करेगा फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। ये क्या करेगा? इसको प्रमोट करेगा। ये स्प्लाइसिंग मशीनरी ऐड करेगा, प्लस ये क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर है तो ये क्या काम भी करेगा? दूसरा ये काम करेगा, ये प्रमोट इलॉन्गेशन के प्रोसेस होता है, उसको प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे अगला जो बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे? तो अगला स्टेप बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे बना देती हूँ। तो ये है हमारे पास हमारा डीएनए के ऊपर क्या ऐड हो रखा है? आरएनए पॉलीमरेज में क्या हो जाता है? ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन डिसोसिएट हो जाता है? DSIF। और ये आगे जैसे बढ़ता है, ये वाला आगे बढ़ता है, तो ये कैपिंग वाला पार्ट था, यानी 5th सेरिन पे जो कैपिंग मशीनरी थी वो क्या कर देती है? वो इस पे ऐड कर देती है। किस पे? यहाँ पे कैपिंग ऐड होगी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा और ये बनता जाएगा, तो यहाँ पे एक मशीनरी और लगी है किस पे? सेरिन 2 पे, जो क्या करती रहेगी? स्प्लाइसिंग का हम पढ़ते हैं, बट बाद में, क्योंकि इसका प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। इसको जैसे ये वाला ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट प्रोसेस में पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग।
बट यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे इसके बाद क्या होती है, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस चलता है, ठीक है। और इसके साथ कौन, ये नेल्फ भी क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। PTEF भी इसको प्रमोट करके डिसोशिएट, उसके प्रमोट एलोंगेशन और उसके बाद क्या हो जाता है, डिसोशिएट, ठीक है। देखो समझ आ गया ना कौन सा कब डिसोशिएट हो रहा है। ये फॉस्फोराइलेट होगा, कैप ऐड करेगा और डिसोशिएट हो जाएगा। ये नेल्फ क्या करेगा, नेल्फ फॉस्फोराइलेट होते ही डिसोशिएट हो जाएगा और सेरिन पे ऊपर स्प्लाइसिंग मशीनरी ऐड करते ही और एलोंगेशन प्रोसेस को प्रमोट करते ही PTEF भी डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। यहां पे अब अगला प्रोसेस होता है वो चलता जाता है। अब इसमें सबसे लास्ट जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसको एक सीक्वेंस मिलेगा। और इसको सीक्वेंस कैसा मिलेगा, तो इसको सीक्वेंस मिलेगा UG हाँ सॉरी ये वाला ऐसे लिखो आप, इसका सीक्वेंस स्पेसिफिक याद रखना कि ये जो सीक्वेंस होगा जो आगे बढ़ता जाएगा वो मिलेगा AAU AAA AC और UG GU, ये सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ये सीक्वेंस यहां से आना शुरू हुआ तो यहां पे क्या होती है, यहां पे दो प्रोटीन्स आके अटैच हो जाते हैं। दो प्रोटीन्स कौन से आते हैं, तो कहां पे अटैच होते हैं, यहां पे। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है CPSF जो कि किस में काम करता है, टर्मिनेशन के प्रोसेस में, हम पढ़ेंगे बट टर्मिनेशन में। बट यहां पे ये ध्यान रख लो कि ये जो दो प्रोटीन्स आते हैं ये किस प्रोसेस में आ जाते हैं, एलोंगेशन के प्रोसेस में ही आ जाते हैं। और दूसरा जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, CSTF। ये दोनों प्रोटीन रिक्रूट हो जाते हैं कब, एलोंगेशन के टाइम पे। और जैसे ही ये दो प्रोटीन रिक्रूट हुए प्रोसेस क्या हो जाता है, एलोंगेशन का खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला प्रोसेस समझ आ गया होगा। दो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट आई होप मैंने आपको ये सब चीज़ें क्लियरली बता दी हैं। बट ये आपको ध्यान रखना है टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए कि यहाँ पे दो प्रोटीन्स रिक्रूट हो चुके हैं, कौन से, CPSF और CSTF, जो कि कहाँ पे हो जाते हैं, कहाँ पे रिक्रूट हो जाते हैं, एलोंगेशन के प्रोसेस में ही। कहाँ पे अटैच होते हैं, RNA पॉलीमरेज की टेल पे, ठीक है। बाकी होपफुली समझ आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टर्मिनेशन।